जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। दोस्तों, हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों, अब हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह को कंटिन्यू करते हुए राजस्थान के राज्य पशु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा राज्य पशु दोस्तों, राजस्थान के राज्य पशु दो है। अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्य पशु दो है। एक तो है हमारा चिंकारा, और दूसरा है ऊंट। दूसरा कौन सा है? ऊंट। दोस्तों, चिंकारा ये तो है वन्यजीव श्रेणी में, और ऊंट जो है ये पशुधन श्रेणी में। ऊंट पशुधन श्रेणी में है और चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट में ही, पशु पक्षी 81 में। पक्षी ऊपर उड़ता है 21 मई और चिंकारा नीचे उड़ता है तो 22 मई। तो ये इसकी घोषणा कब हुई थी? चिंकारा को वन्यजीव घोषित किया था 22 मई 1981 में। 22 मई 1981 में। फिर दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला या गजेला वनेटी। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला या फिर इसको हम गजेला वनेटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गजेला वनेटी। दोस्तों, इसे हम छोटा हिरण भी कह सकते हैं। चिंकारा को हम छोटा हिरण भी कह सकते हैं। छोटा हिरण यानी कि छोटा हिरण एंटीलोप प्रजाति का होता है, तो इसे हम छोटा हिरण भी कहते हैं। चिंकारा को छोटा हिरण भी कहते हैं। दोस्तों, चिंकारा को छोटा हिरण भी कहते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, जयपुर का नाहरगढ़ चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि जयपुर में स्थित है, यह एक जैविक उद्यान है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान चिंकारा के लिए फेमस है। तो नाहरगढ़ जयपुर चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, नाहरगढ़ जयपुर चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसे शर्मिला जीव भी कहते हैं। शर्मिला जीव चिंकारा को कहा जाता है और शर्मिला पक्षी गोडावन को कहा जाता है। शर्मिला जीव चिंकारा को कहा जाता है और शर्मिला जीव गोडावन को कहा जाता है। दोस्तों, चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो एक लाइन यह भी लिख लीजिए, चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है? मरु भाग में पाया जाता है। दोस्तों, चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है और चिंकारा गंगानगर का शुभंकर भी है। तो यह गंगानगर का शुभंकर भी है। गंगानगर जिले का शुभंकर कौन है? चिंकारा। गंगानगर जिले का शुभंकर कौन है? चिंकारा।
दोस्तों ये चिंकारा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा का अध्ययन कर चुके हैं। पशुधन श्रेणी में हमारा जो राज्य पशु है ऊंट के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम ऊंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊंट, चिंकारा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। हम अध्ययन करेंगे ऊंट के बारे में। ऊंट दोस्तों, ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था 30 जून 2014 को, जिसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी हुई थी। तो ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया था? कब घोषित किया था? 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया था। राज्य पशु घोषित किया दोस्तों, जिसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी हुई थी। 19 सितंबर 2014 को जारी हुई। अधिसूचना कब जारी हुई? 19 सितंबर 2014 को। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रेमेटेरियस। दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। और ध्यान रहे, भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर। ध्यान रहे दोस्तों, भारत में तो सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है, जिसके कारण ऊंट लंबे समय तक प्यासा रह जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे, ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है। ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है। जिसके कारण ऊंट लंबे समय तक प्यासा रह सकता है। जिसके कारण यह लंबे समय तक प्यासा रह सकता है, यानी कि लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। बिना पानी रह सकता है। दोस्तों एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों ऊंट की नस्लें होती है, जैसे गोमट ऊंट, नाचना, जैसलमेरी, बीकानेरी, और एक होता है अपने अलवरी।
तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे जो मजबूत नस्ल है वो बीकानेरी नस्ल है। सबसे मजबूत नस्ल बीकानेरी, और सबसे प्रसिद्ध नस्ल नाचना। तो एक बार ऊंट की नस्ल, ऊंट की नस्ल कौन कौन सी है? गोमट, गोमट हो गया। एक हो गया बीकानेरी, बीकानेरी। एक हो गया नाचना, एक हो गया जैसलमेरी, और एक हो गया अपने अलवरी। दोस्तों, बीकानेरी नस्ल ऊंट की सबसे मजबूत नस्ल है, सबसे मजबूत नस्ल, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। और सबसे प्रसिद्ध नस्ल है नाचना। तो ये हो गई सबसे प्रसिद्ध नस्ल, सबसे प्रसिद्ध। सबसे मजबूत बीकानेरी हो गई, सबसे प्रसिद्ध नाचना हो गई। दोस्तों, ऊंटों का देवता ऐसे कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी लाए थे। कौन लाए थे? पाबूजी। तो ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? पाबूजी को। ऊंटों का देवता पाबूजी, पाबूजी। और ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी, ऊंटों की देवी कौन है? अंता माता, अंता माता। और ये अंता माता कहाँ है? बीकानेर में। अंता माता कहाँ है? बीकानेर में। दोस्तों, ऊंट के बीमार हो जाने पर ऊंट का इलाज पाबूजी के थान पर किया जाता है। ऊंटों का देवता पाबूजी हो गया, ऊंटों की देवी अंता माता हो गई, जिसका मंदिर बीकानेर में। दोस्तों, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति यानी कि ऊंट पालने वाली जाति। ऊंट पालक जाति को राइका या रेवारी कहा जाता है, राइका या रेवारी कहा जाता है। ऊंट के बच्चों को, ऊंट के बच्चे को, ऊंट के बच्चे को टोल्डी या टोल्डिया कहा जाता है, टोल्डी या टोल्डिया कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, ऊंट की खाल पर एक कलाकारी की जाती है, उसको उस्ता कला कहा जाता है। और जिंदा ऊंट के बालों पर एक चित्रकारी की जाती है, जिसे जटकतरई कहा जाता है, और दोनों ही बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो लिखो, ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी, की जाने वाली कलाकारी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी क्या कहते हैं? उस्ता कला। और ये उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर की। जिंदा ऊंट की, जिंदा जिंदा ऊंट के बालों पर, जिंदा ऊंट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी, की जाने वाली चित्रकारी, जिंदा ऊंट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी इसे कहते हैं जटकतरई, जटकतरई। और ये जटकतरई भी। इसके बाद दोस्तों, ऊंट की खाल से ठंडा जल के लिए एक जलपात्र बनाया जाता है, उसे काफी कहा जाता है। तो ऊंट की खाल से ठंडे पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए एक जलपात्र बनाया जाता है, जलपात्र बनाया जाता है, जिसे काफी कहते हैं। क्या कहते हैं? काफी, काफी
कहते हैं। दोस्तों, ऊंट की खाल से ठंडे पानी के लिए एक जल पात्र बनाया जाता है जिसे कांपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांपी। उसके बाद दोस्तों, भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी, भारत की एकमात्र, पूरे भारत में एक ही है, भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी, ऊँटनी के दूध की डेयरी है उर्मुल डेयरी। और उर्मुल डेयरी कहाँ है? बीकानेर में। कौन सी डेयरी है? उर्मुल डेयरी, उर्मुल डेयरी। और ये उर्मुल डेयरी है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी जो कि बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। दोस्तों, एक ऊंट का श्रृंगार गीत होता है। कौन सा होता है? श्रृंगार गीत। और ये श्रृंगार गीत कौन सा है? गौरवंद। कौन सा है? गौरवंद। एक दोस्तों, ऊंट की नाक में लकड़ी का एक आभूषण पहनाया जाता है जिसे गिरवाण कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवाण। तो ऊंट की नाक में, ऊंट की नाक में एक लकड़ी का, किसका? लकड़ी का आभूषण, लकड़ी का आभूषण पहनाया जाता है, पहनाया जाता है। उसे क्या कहेंगे? गिरवाण। क्या कहेंगे? गिरवाण। दोस्तों, ऊंट की नाक में एक लकड़ी का आभूषण पहनाया जाता है जिसे गिरवाण कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवाण। और दोस्तों, बूढ़ा ऊंट को ऊंट पालक जाति राय का रेवारी होती है। ऊंट के बच्चों को टोल्डी या टोल्डा कहा जाता है और बूढ़े ऊंट को पाकट कहा जाता है। बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट को क्या कहा जाता है? पाकट। क्या कहा जाता है? पाकट। एक दोस्तों, ऊंटों का मेला, ऊंटों का मेला। और ये ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। तो ऊंटों का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। ध्यान रहे दोस्तों, एक हो गया हमारा कैमल मैन, कैमल मैन। और ये कैमल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अशोक टांक। कौन है? अशोक टांक। और ये अशोक टांक भी पुष्कर से संबंधित है। उसके बाद में कैमल सफारी, कैमल सफारी। और ये कैमल सफारी कहाँ है? समगांव जैसलमेर में। कहाँ है? समगांव जैसलमेर। तो कैमल सफारी समगांव जैसलमेर में। कहाँ है दोस्तों? समगांव जैसलमेर में। इसके बाद दोस्तों, जिंदा ऊंट की कुर्बानी के लिए टोंक का मुबारक महल प्रसिद्ध है जहां जिंदा ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, मुबारक महल राजस्थान में दो है, एक जयपुर में है। जयपुर का मुबारक महल मेहमानबाजी के लिए प्रसिद्ध है और टोंक का मुबारक महल ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये रही ऊंट से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे राज्य पक्षी गोडावन के बारे में। एक बार सभी एंट्री कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम राज्य पक्षी गोडावन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। दोस्तों, गोडावन कहता है कि मैं तो सबसे ऊपर उड़ता हूं, मैं तो सबसे ऊपर उड़ता हूं। तो इसको कब घोषित किया था? 21 मई 1981 को। इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया था? 21 मई 1981 में। दोस्तों, गोडावन का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम दोस्तों, ये वैज्ञानिक नाम एक बार सभी का याद कर लेना क्योंकि यहां से एग्जामिनर कई बार प्रश्न
पूछ लेता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या नाम है? आर्डियो। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा टफ है। आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। आर्डियोटिस नाइग्रे आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स उपनाम। दोस्तों वैज्ञानिक नाम तो हो गया आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, और गोडावन के उपनाम हो गया, पहला ही नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्मिला पक्षी। इसे हम उकना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उकना। इसको माल मोरनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल मोरनी। दोस्तों गोडावन को हम सोहन चिड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन चिड़िया। गोडावन को हम सोहन चिड़िया भी कहते हैं। दोस्तों गोडावन के उपनाम हो गए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी, उकना, माल मोरनी, सोहन चिड़िया। दोस्तों गोडावन कहाँ कहाँ पाया जाता है? गोडावन पाया जाता है जैसलमेर के मरुद्यान में। जैसलमेर के मरु क्षेत्र में, यानी कि मरुद्यान क्षेत्र में, जैसलमेर के मरुद्यान में, सोरसेन बारा क्षेत्र में, सोरसेन बारा, और एक है सांकलिया अजमेर। सांकलिया अजमेर। सांकलिया अजमेर। जैसलमेर के मरुद्यान, सोरसेन बारा और सांकलिया अजमेर में पाया जाता है। और हाँ दोस्तों यह एक विलुप्त होने की कगार पर है, यानी कि गोडावन एक विलुप्त, यानी कि मैं कह सकता हूं लुप्त प्राय पक्षी है। तो यह लुप्त प्राय, यह कह सकते हैं विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त होने की कगार पर। दोस्तों गोडावन विलुप्त होने की कगार पर है। और ध्यान रहे यह घोंसला, यह जो अंडा देता है ना वो जमीन पर देता है, उसे क्या कहते हैं? घोंसला। जमीन पर घोंसला बनाता है और उसमें अंडे देता है। जमीन पर अंडे देता है। दोस्तों गोडावन सेवण घास में अंडे देता है। कहां देता है? सेवण घास में। सेवण घास क्षेत्र में अंडे देता है। सेवण घास क्षेत्र में अंडे देता है। गोडावन सेवण घास क्षेत्र में अंडे देता है। इसके बाद दोस्तों एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों गोडावन सर्वाहारी होता है और इसका भोजन तारामीरा होता है। वैसे प्रमुख भोजन में टिड्डे, कीट, सांप, छिपकली, बिच्छू आदि इसके प्रमुख भोजन है। तो एक बार नोट कर ले हो तो फिर हम लिखते हैं गोडावन का प्रमुख भोजन। हाँ दोस्तों गोडावन का भोजन है तारा मीरा। और हाँ प्रमुख भोजन, इसका प्रमुख भोजन है टिड्डे, कीट, बिच्छू, सांप और छिपकली। दोस्तों यह सर्वाहारी होता है। कैसा होता है? सर्वाहारी।
और यानी कि ये अनाज भी खाता है। क्या खाता है? अनाज भी खाता है। दोस्तों, गोडावन को बेर फल पसंद है। कौन सा फल पसंद है? बेर फल पसंद है। और गोडावन की प्रजनन स्थिति है जोधपुर जंतुआलय और सोरसेन 12। इसका प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय और सोरसेन 12। दोस्तों, ICUN ने अपनी रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा हुआ है। तो ICUN ने अपनी रेड डाटा बुक में इसे गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। दोस्तों, ये रही हमारी राजपक्षी गोडावन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।